जय हिंद। तो ये हिस्ट्री का मिडाइवल हिस्ट्री जो है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम चलिए उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले हमने काफी पार्ट को लेकर के आया है, तो शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। अब देखिएगा मुगल बादशाह कौन था, यही पूछा गया है ना। देखिएगा 1719 ईस्वी में एक बादशाह बनता है मुगल का बादशाह, जिसको आप बोलते हैं मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह जो युद्ध पाठ करने में यानी राज शासन चलाने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसे लड़कियों में ज्यादा मजा आता था। फिर उसके बाद में ये पशु पक्षियों में सब ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, राजपाट करने में इंटरेस्ट नहीं लेता था। इसी कारण इसे रंगीला बादशाह बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे मोहम्मद शाह को जाना जाता है। अब इसी के अंडर में क्या होता है कि 1722 ईस्वी में अवध राज का स्थापना होता है। तो पूछेगा कि अवध का स्थापना कब होता है, तो 1722 ईस्वी में होता है। तो कौन करता है, यहाँ पे तो अब पहली प्रश्न उठ जाती है कि कौन करता है। तो 1722 ईस्वी में जो अवध का स्थापना करता है सआदत खां करता है। कौन, तो सआदत खां करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सआदत खां, ये सआदत खां। अब ये शहादत खां को उपाधि देता है मोहम्मद शाह रंगीला। एक उपाधि कौन सा देता है, तो यही उपाधि है बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क। तो यही पूछा गया है कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया गया था, तो शहादत खां को। शहादत खां क्या करता है कि 1722 ईस्वी में अवध का स्थापना करता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले पे चलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। अब देखिएगा सुलह ए कुल कहने का मतलब क्या है ना कि इसने एक धर्म जो चलाया था ना, धर्म तो नहीं कह सकते हैं, एक क्या था, विचारधारा था। तो उसमें क्या था कि सहिष्णुता के बारे में बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं है, कोई और धर्म से संबंधित है, तो उस धर्म के लिहाज से उसको किसी तरह का कोई कष्ट या कुछ भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक जो अवधारणा था किसका था, ये किसका, तो ये अकबर का था। तो यही पूछा गया है कि सुलह एक कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार्मिक सहनशीलता पर। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पे। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ लेना है किन्हीं को तो टारगेट जीएस बाई मान सिंह टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, फिर सर्च करने के बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आप वहां से पीडीएफ इसका ले सकते हो। क्या बोला गया है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। देखिएगा भक्ति आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था कहाँ, तो दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, तो दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो एक जो आरंभ करने वाला है, एक है अलवार और एक है नैनार। तो अभी नैनार, ठीक है, दोनों को बताते हैं। अगर ये ऑप्शन में तो नैनार नहीं है, केवल अलवार दिया गया है। ठीक है, तो अलवार का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार का अर्थ क्या होता है, तो अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार जो थे, अलवार ये विष्णु के उपासक थे। कौन भगवान के, तो विष्णु के उपासक थे, यानी विष्णु धर्म को मानने वाले, विष्णु भगवान को मानने वाले थे। अब इनका कहना था अलवार वाले लोग का कि जो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है वो ईश्वर के पूजा से ही आपको मिल सकती है। ठीक है, यानी मोक्ष मिल सकता है। तो और इसने ये अलवार की अगर बात करते हैं तो ये अलवार में कितने संत होते हैं, तो ये 12 संत होते हैं। कितने, तो पूछा ये भी जाता है कि अलवार में संतों की कुल संख्या कितनी है, तो 12 संत है, जिसमें से एकमात्र महिला थी। उस महिला का नाम क्या है, तो अंडाल। तो ये पूछता है कि 12 संतों में से एकमात्र महिला अलवार में जो थी वो महिला कौन सी थी, तो अलवार थी, सॉरी अलवार का था, अंडाल थी। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे नैनार की, तो अब नैनार में देख लीजिए, नैनार में हमें जानना है। तो नैनार क्या था, तो नैनार वो था जो शिव का उपासक था, यानी शिव धर्म को मानने वाले, शिव का क्या था, उपासक था। तो ये पूछा जाता है कि ये शिव का उपासक था तो इसमें संतों की संख्या कितनी थी, यानी कितने जो थे ये, तो इसमें जो थे 63 गो थे। कितने गो थे, तो 63 थे। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका तो आंसर आपको मिल गया होगा कि किसने आरंभ किया था। तो यहाँ पे तो नैनार है नहीं, अलवार ही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है। अब देखिएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम जान लेते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है नदिया जिला में। ये नदिया जिला कहाँ पड़ता है, तो ये वाला नदिया नहीं जो आपके पास में नदिया है, ये नदिया है वेस्ट बंगाल में एक जिला है। ठीक है, तो नदिया जिला वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इनका जन्म जो होता है तो 18 फरवरी 18 फरवरी 1486 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ठीक है, और यह जो है ये वैष्णव संप्रदाय के संत हैं। वैष्णव संप्रदाय के क्या हैं, ये संत हैं। ठीक है,
तो देखिएगा इतना सारा डेटा आपको मिल गया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन में अभी देख ही लिए किससे है, ये वैष्णव से है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? देखिएगा दिल्ली का एक सुल्तान था कौन, तो एक सुल्तान था ये बलबन था। ठीक है, ये नसरुद्दीन महमूद के बाद जो बना था वो शासक कौन था, ये बलबन था। ठीक है, और ये नसरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को एक उपाधि दिया गया था, वो उपाधि कौन था, उल्लूग खां की उपाधि। तो पूछता है कि उल्लूग खां की उपाधि किसे दिया गया था, तो ये बलबन को दिया गया था, नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दिया गया था। अब ये 1266 ईस्वी में क्या होता है कि नसरुद्दीन महमूद जो होता है ये मर जाता है, इसका कोई बेटा नहीं था, तो बेटा नहीं था तो इसके वजह से क्या होता है कि ये बलबन दिल्ली की सुल्तान बनता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ठीक है, और इसने क्या किया था कि अपने अपने हटा किसको हराने के लिए, किसको मतलब अपने दुश्मन जिसको जो विरोधी थे उसको हराने के लिए या खौफ पैदा करने के लिए एक नीति अपनाई थी। उस नीति का नाम क्या था, रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति, तो रक्त एवं लौह की नीति समझ में आ गया कि बलबन ने किया था, क्यों, अपने दुश्मनों को हराने के लिए या दुश्मनों को बताने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं कि इसने दीवान ए अर्ज एक नाम से सैन्य संगठन स्थापित किया था। क्या था, दीवान ए अर्ज। तो ये भी पूछता है कि दीवान ए अर्ज जो था ये क्या था, तो ये एक सैन्य विभाग था। क्या था, तो सैन्य विभाग। तो ये क्यों स्थापित किया था, तो इससे मंगोलों का खतरा काफी ज्यादा बना हुआ था, तो उसके लिए एक केंद्रीकृत सेना बनाना चाह रहा था। तो उसी के चक्कर में एक क्या कहता है कि दीवान ए अर्ज नाम का एक सैन्य विभाग स्थापित करता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये बलबन के बारे में बताते हैं। तो ये बलबन जो था ये खुद को जिल्ले इलाही या ईश्वर की छाया जिसको बोल सकते हैं, जिल्ले इलाही या नियामत ए खुदाई भी बोल सकते हैं, ये खुद को कह करके प्रेरित करता था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर आपके सामने हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अब देख लीजिए इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इल्तुतमिश जो था ये 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इक्ता प्रथा क्या करता है, शुरुआत करता है। इक्ता प्रथा का मतलब क्या था कि जो था ना ये भूमि नगद के बदले भूमि देना प्रारंभ कर देता है, यानी सैनिक जो थे ये नगद पैसा ना दे करके उसको पेमेंट के रूप में भूमि देना प्रारंभ कर दिया, और उससे अपना उपज होगा तो तुम अपना समझना, तुमको फायदा होगा। ठीक है, इसने क्या किया था, शुद्ध अरबी सिक्का, यानी शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था, कौन, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, और इस ये जो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। कैसा, तो प्रथम सुल्तान था, और इसने अपना राजधानी कहाँ कर लिया था, ये राजधानी कहाँ किया था, तो ये दिल्ली किया था। लाहौर से दिल्ली करने वाला सुल्तान यही था, राजधानी को चेंज। ठीक है, अब फिरोज खिलजी के बारे में देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये फिरोज खिलजी क्या करता है कि 1290 ईस्वी में ये गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स, ये क्यूमर्स को क्या कर देता है, मार देता है, और मारने के बाद में यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है एक गद्दी की स्थापना करता है वंश का। उस वंश का नाम क्या है, खिलजी वंश, क्योंकि इसका ये संरक्षक बन गया था। ठीक है, मात्र छोटा सा अवस्था गया था क्यूमर्स, तो इसको मारना तो आम बात था। फिर उसके बाद में एक वंश का स्थापना करता है, उस वंश का नाम क्या होता है, तो खिलजी वंश। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक में इसमें सबसे ज्यादा क्या था कि दास था। लगभग 1,80,000 के आसपास में इसके दरबार में दास था। सिर्फ इतना समझिए कि सिर्फ नहीं, इतना सारा। अब इसने एक विभाग स्थापित किया था, उस विभाग का नाम क्या था, तो दीवान ए बंदगान। तो पूछेगा कि दीवान ए बंदगान किसने स्थापित किया था, तो यही फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और इसी के शासनकाल में क्या होता है कि जो नहरों का जो जाल है जो बिछाया जाता है, तो प्रथम बार नहर किसके काल में बनाया जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में, और इसके टाइम में बहुत सारा बिछाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि प्रथम मुगल शासक कौन था, अरे तो कितना आसान क्वेश्चन है। प्रथम मुगल शासक की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 1526 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है। अब पानीपत का युद्ध कौन हार जाता है, तो एक तरफ में रहता है बाबर और एक तरफ में रहता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी प्रथम ऐसा सुल्तान होता है जो युद्ध स्थल में मारा जाता है। ठीक है, और बाबर क्या होता है, विजयी हो जाता है, और जीतने के साथ ही एक वंश का स्थापना करता है, वो है क्या, मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश। तो कौन स्थापना कर रहा है, तो बाबर कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बाबर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिएगा बाबर की अगर हम बात करते हैं तो बाबर ने एक पुस्तक लिखा था,
ये तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहिएगा तुजुक ए बाबरी पुस्तक का लेखक की अगर बात करते हैं तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक बाबर है। ये कौन से भाषा में लिखा था? तो यही तुर्क भाषा में लिखा था। तुर्क इसकी क्या थी? इसकी मातृभाषा थी और इसीलिए अपने ये मातृभाषा में लिखा था। अगर हम बात करते हैं कि तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो फारसी में अगर हम बात करते हैं तो इसको फारसी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति थे अब्दुर रहमान खान ए खाना। ठीक है, अब्दुल रहमान खान ए खाना। ये क्या करता है कि फारसी में अनुवाद करता है। या अब्दुल रहीम बोलिए या रहमान बोलिए, वो आपकी मर्जी। अब्दुल रहीम खान ए खाना ये क्या करता है कि ये तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद करता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। और इसका मृत्यु की बात करते हैं तो इसका मृत्यु कब हो जाता है? 1530 ईस्वी में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला क्या बोला गया है कि मुगल काल में डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उत्तर पश्चिमी। अब देखिएगा पहले हम मुगल काल चल लेते हैं। मुगल काल में हम एक इंडिया का मैप लिया थोड़ा सा। अब क्या बोला है कि उत्तर पश्चिमी। तो देखिए उत्तर है और पश्चिमी है तो कश्मीर यहीं पे है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन का वितरण केंद्र था। तो ये कश्मीर जो था ये वहां पे हस्तशिल्प मतलब समझते हैं, हाथों से उपजाने वाला, हाथ से उत्पादन किया जाता था क्योंकि उस समय तो मशीन नहीं था। तो इसके प्रमुख केंद्र एक जगह था, उस जगह कौन था? तो ये कश्मीर था। तो खैर ये तो खैर आपको पता होना चाहिए कौन था, तो कश्मीर था। ठीक है, तो ये सब चीज याद करने वाले हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। कौन थे? कश्मीर। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले चलते हैं। आगे बढ़ क्या बोला गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई। तो देखिएगा अभी हमने बोला कि नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही कौन कहता था खुद को? तो यही बाबर कहता था। सॉरी, बाबर बोल दिया, बलबन बोलता था। कौन बोलता था? नियामत ए खुदाई। और एक ठो और क्या हमने बताया? एक ठो और बताया जिल्ले इलाही। ये दो तरह खुद को कहता था। कौन? तो बार बार हम बाबर बोलते हैं, बलबन। जिल ए इलाही। ठीक है, जिल ए इलाही। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के। तो इल्तुतमिश के तो बारे में अभी हमने देखा कि इल्तुतमिश क्या क्या था। इल्तुतमिश जो किया था क्या कि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसने दिल्ली को क्या किया था? तो राजधानी बनाया था। अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि धारण किया था? तो वो देख लेते हैं। इसे उपाधि धारण किया था सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण किया था। सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण कौन किया था? या इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये इल्तुतमिश की अगर बात करते हैं तो इसे दासों का दास कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो दासों का दास किसे कहा जाता है? तो यही इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो ये गयासुद्दीन तुगलक जो था ये 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अब हमें पहले बताइएगा कि लाल किला है कहाँ? तो दिल्ली में है। तो ये लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये लाल किला का निर्माण करवाता है शाहजहां ने करवाता है। ठीक है, अब ये शाहजहां करवा लेता है तो अब इसका काम खत्म हो गया। तो हमें पूछा गया है कि यही जो लाल किला है इसमें एक मोती मस्जिद है, तो इसमें मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? तो मोती मस्जिद की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है? तो औरंगजेब है। औरंगजेब है। ठीक है, अब ये औरंगजेब है। औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो ये बीना बजाने में काफी इसको माहिर था, यानी बीना बजाता था खुद से ये बीना बजाता था। अगर हम बात करते हैं इसके शासनकाल की अगर देखते हैं तो औरंगजेब मुगल का प्रथम ऐसा राजा है जो कितने बार राज्याभिषेक करता है? 2 बार राज्याभिषेक करता है। कितने बार की बात कर रहे हैं? तो ये 2 बार राज्याभिषेक करता है। ठीक है, पहली लड़ाई ये लड़ता है कब? तो एक पहला लड़ाई लड़ता है धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध कब लगता है? तो 1658 ईस्वी में ये लड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सामूगढ़ का युद्ध क्या करता है? लड़ता है। सामूगढ़ का युद्ध भी क्या करता है कि 1658 ईस्वी में लड़ता है। और इसने राज्याभिषेक कितने बार करवाता है? तो 2 बार राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, ये 1679 ईस्वी में क्या करता है कि पुनः जजिया कर लगा देता है। तो जजिया कर समझते हैं कि जो गैर मुस्लिम होते हैं, यानी मुस्लिम जो नहीं है उस पर जजिया कर लगाया जाता था।
उसको बोला जाता है जजिया कर। तो ये जजिया कर कब लगाता है, तो 1679 ईस्वी में लगा देता है। अगर हम बात करते हैं कि अकबर जो था ये 1564 ईस्वी में क्या करता है कि जजिया कर को समाप्त कर देता है, लेकिन ये यहाँ आप देख रहे हैं कि 1679 ईस्वी में ये जजिया कर को फिर से क्या कर देता है, लगा देता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसी के शासन काल में बीजापुर की अगर बात करते हैं, ये बीजापुर और एक था दक्षिण का गोलकुंडा, ठीक है, ये दोनों को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो बीजापुर को 1686 में मिला लेता है और गोलकुंडा को 1687 में ये मुगल साम्राज्य में क्या कर लेता है, ये मिला लेता है। ठीक है, अगर इसी के अंडर में क्या होता है कि 1665 ईस्वी में क्या होता है कि पुरंदर की संधि होती है। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच होती है, तो एक तरफ में शिवाजी है और दूसरी तरफ में कौन है, तो दूसरी तरफ में जय सिंह है। ठीक है, ये पुरंदर की संधि भी आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में कहते हैं कि इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो इसकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो दिलरास बानो बेगम। ये दिलरास बानो बेगम को एक उपाधि दिया गया था, उस उपाधि को क्या पूछा, तो पूछा भी जाता है तो राबिया उस दौरानी। इसकी पत्नी का जो उपाधि दिया गया था क्या, राबिया उस दौरानी। अब ये राबिया उस दौरानी का मकबरा कहाँ है, तो इसकी मकबरा की अगर हम बात करते हैं तो इसका मकबरा है कहाँ, औरंगाबाद में। इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा है औरंगाबाद में। अब ये औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, क्या बिहार में, ना ना ना, बिहार में ना ना ना, ये कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अब ये महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद। और इसे क्या बोला जाता है, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, और बीबी का मकबरा बोला जाता है। और इसे ही क्या बोला जाता है, ताजमहल का, ताजमहल का भद्दा नकल, ताजमहल का भद्दा नकल। यानी ताजमहल जैसा ये बनवाना चाहता था लेकिन बना नहीं, तो इसलिए भद्दा नकल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि पूछा जाता है कि इसकी एक बेटी थी, इसकी बेटी का नाम क्या था, इसकी बेटी का नाम था मेहरू निस्सा। इसकी बेटी का नाम क्या था, तो मेहरू निस्सा। इसकी बहन जो थी, इसकी बहन जो थी कौन कौन थी वो लिख लेते हैं यहाँ पे। एक बहन का नाम है जहां आरा और दूसरी बहन का नाम है गौहर आरा और तीसरी बहन का नाम है, ये है रोशन आरा। ठीक है, रोशन आरा। अब रोशन आरा है। अब ये जहां आरा को एक उपाधि दिया गया था साहिबात उज जमानी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, देखिएगा लिखते हैं अच्छे से, थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, थोड़ा बड़े कर लेते हैं। ठीक है, इस तरफ लिखते हैं। क्या बोला गया था, हमने क्या बोला था, ये किसको, जहां आरा को। ये जहां आरा को कौन सा उपाधि दिया गया था, साहिबात उज जमाने, साहिबात उस जमाने। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं इसका, तो इसका मृत्यु कब होता है, तो 1707 ईस्वी में। कहाँ, तो अहमदनगर में। ये अहमदनगर कहाँ, तो ये अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां पे इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है और इसके बाद मुगल तीव्र गति से विघटित होने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में हमें, सो देखिएगा, यही था ना, तो ये तो हमने देखा मोती मस्जिद। अब क्या बोला गया है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। अब देखिएगा यही मुगल अंतिम शासक के बारे में पूछा गया है, तो देख लेते हैं अंतिम मुगल शासक कौन था। सो देखिएगा, तो अब देखिएगा अंतिम मुगल शासक के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिएगा 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में एक शासक बनता है बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ये बहादुर शाह द्वितीय, और ये बहादुर शाह द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं, जफर खां। ठीक है, ये जफर खां इसका नाम था। और ये जो क्या होता है कि 1857 ईस्वी का क्या होता है, युद्ध होता है, आपको पता है। अब 1857 ईस्वी का युद्ध होता है, तो इसमें इसको क्या किया जाता है कि भारत का नेता घोषित किया जाता है, यानी राजा घोषित किया जाता है। और फिर इसको क्या कर दिया जाता है कि जेल में बंद करके कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ, रंगून। और रंगून में ही क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि मुगल जो साम्राज्य था वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है। तो अंतिम कौन बच गए, यही बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर खां के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर आपके सामने है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये मोहम्मद शाह के बारे में, जहां शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। तो ये शाहजहां ने क्या किया था कि आगरा से अपनी राजधानी को कहाँ कर लिया था, तो आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली कर लिया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित कर लिया था, तो ये शाहजहां ने कर लिया था। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं ये मोहम्मद शाह को, तो मोहम्मद शाह को क्या जानते हैं, रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बाबर के बारे में तो आपको पता ही है, कुछ देर पहले बताया ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या बोला गया कि सल्तनत काल में दीवान ए इंसा, ठीक है, विभाग का प्रमुख था। देखिएगा, एक था वजीर, थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। एक था वजीर, एक था आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, ठीक है, मुमालिक। और एक था दीवान ए इंसा, ठीक है, दीवान ए इंसा। अब देखिएगा, ये सब चीज को आपको लग रहा कि ये सब चीज क्या है, तो ठीक है, हम देखिए बताते हैं। देखिएगा, ये वजीर जो था ना, ये वजीर सर्व प्रमुख पद होता था, एक तरह से समझिए कि प्रधानमंत्री का पद था ये, ठीक है। राजा के बाद में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पद था, तो वो जैसे में क्या था ना कि राजा है, तो राजा तो क्या इस समय काम करेगा, राजा तो काम करेगा नहीं, तो उसके लिए मंत्री नियुक्त करता था, ठीक है। तो यही मंत्री का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वजीर जो था ना, ये वजीर जो था, ये समझिए कि सभी में प्रमुख था, ये प्रधानमंत्री कह सकते हैं इसको। और आरिज ए मुमालिक जो था, और ये दीवान ए इंसा जो था, ये सब क्या है, ये सब मंत्री का एक पद बनाया गया है, ठीक है। तो हमें यही पूछा गया, ये तो अब समझ में आ गया। अब देखिए, अब यही पूछा गया है कि सल्तनत काल में दीवान ए इंसा किस विभाग का प्रमुख था। तो अभी हमने देखा कि दीवान ए इंसा जो था, ये क्या था, तो यह दीवान ए इंसा समझ में आ गया ना कि दीवान ए इंसा क्या था। तो दीवान ए इंसा समझ में आ गया कि एक तरह का मंत्री पद था, समझ में आ गया। तो किसको प्रमुख था, ये वो मंत्री जो था, वो किस विभाग को देखता था, अब समझ में आ गया। बस यही क्वेश्चन हमको समझाना था, ठीक है। अब देखिएगा, ये देखता था पत्राचार विभाग को देखता था, किसको, तो पत्राचार विभाग को देखता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था। देखिएगा, ये तो मुगल काल में तो यानी मुगल के राजा को तो सुल्तान नहीं बोला जाता था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो उसे क्या कहते थे, तो देखिएगा हम बताते हैं। खालिसा एक भूमि होती थी, ठीक है। तो बताते हैं हम अच्छे से, ये सल्तनत काल की बात है। ये खालिसा क्या था, एक भूमि था। ये खालिसा जो भूमि था ना, ये सीधे सीधे किसके नियंत्रण में होता था, तो इसे सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होता था, ठीक है, सुल्तान के नियंत्रण में होता था। और इससे जो आय आता था, खालिसा भूमि, यानी समझिए कि खालिसा वैसा भूमि जो था, वो सीधा सुल्तान के नियंत्रण में था, ठीक है। और इससे जो भूमि आय आता था, वो सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, किसके खाते में जाता था, सुल्तान के खाते में जाता था, समझ में आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि यहाँ पे मुगल काल नहीं सल्तनत काल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुगल काल नहीं, क्या होना चाहिए, सल्तनत काल होना चाहिए, सल्तनत काल, ठीक है। जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था, उसे क्या बोला जाता था, तो अभी हमने देखा क्या बोला जाता था, खालिसा। यह सीधा किसके पास जो टैक्स जाता था, सुल्तान के पास में जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये परार तो समझ में आ रहा होगा कि परात ये परती को बोल रहा है, और ऊसर जहां बंजर जमीन को बोल रहा है, और खराज जो वो क्या क्या था ना, जजिया जकात खम्स और खराज एक तरह का ये कर था, ठीक है। तो भूमि तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे भी सी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए सोचिएगा ना, तो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था, ठीक है। अब देखिएगा, मंसूर जो उस्ताद मंसूर के बारे में आप जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो सुना हुआ सा होगा आपको। उस्ताद मंसूर जो था, अब हम बताते हैं क्या कि 1605 ईस्वी में क्या होता है कि अकबर का मृत्यु हो जाता है। तो अकबर का मृत्यु हो जाता है, तो यही सलीम बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, जहांगीर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ये जहांगीर बोलते हैं। अब ये जहांगीर का जो काल था ना, चित्रकारों के लिए स्वर्ण काल था। यानी इसके समय में, इसके शासन काल में चित्र जो थे, चित्रकला जो था, ये काफी फला बढ़ा, काफी तीव्र गति से फला बढ़ा, ठीक है। और उसके दरबार में व्यक्ति जो था उस्ताद मंसूर, ठीक है ना, ये उस्ताद मंसूर ये काफी अच्छा चित्रकारी करता था, ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा चित्रकारी करता था, ठीक। तो यही तो पूछा गया है, तो किसके शासन काल में था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जहांगीर के शासन काल में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बाकी चीज को तो चर्चा कर ही देते हैं। आलमगीर द्वितीय के बारे में अगर हम बताते हैं, तो देखिएगा आप बता ही देते हैं यहाँ पे।
आलमगीर द्वितीय के अगर बारे में देखते हैं तो देखिएगा 1757 ईस्वी का युद्ध होता है। तो 1757 ईस्वी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य कौन था? तो ये आलमगीर द्वितीय था। ठीक है। अकबर के तो बारे में पता ही है कि 1556 ईस्वी में क्या होता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। शाहजहां के बारे में तो अभी हमने देखा ही कि आगरा की राजधानी को अपने कहाँ कर लिया था? ये दिल्ली कर लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। सो देखिएगा क्वेश्चन में कि भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? अब देखिएगा तैमूर लंग के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, अब इसको हटाइए। ठीक है, देखिएगा एक वंश था, वो वंश का स्थापना किया था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अब ये गयासुद्दीन तुगलक स्थापना कब किया था? तो कहिए कि 1320 ईस्वी में स्थापना किया था तुगलक वंश का। ठीक है, फिर गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बनता है और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक बनता है। ठीक है, अब क्या होता ना कि फिरोज शाह तुगलक 1388 ईस्वी में मर जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ये बनता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक बनता है। ठीक है, अब इसी के शासन काल में ये तैमूर लंग जो है, ये तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, यानी दिल्ली पर आक्रमण करता है और इसी आक्रमण के चक्कर में यानी चलते ये तुगलक वंश क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। समझ में आया? खत्म, खत्म एकदम हो जाता है। ठीक है, अब ये जब खत्म हो जाता है तो किया था कब? तो देखिएगा हमने बताया ये 1398 ईस्वी में ये आक्रमण किया था। ये तैमूर लंग लंगड़ा था। लंगड़ा काहे को था ना? युद्ध में इसका एक पैर खत्म हो गया था तो इसलिए इसको लंगड़ा के चलना पड़ता था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर आपके सामने हाजिर है। हाजिर हो 1398। समझ में आ गया? आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है कि किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? तो एक शासक है कहाँ के? तो ये थे राजस्थान के। ठीक है, ये 14वीं 15वीं शताब्दी के ये राजा थे राणा कुंभा। राणा कुंभा को क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है महाराणा, सॉरी इनको भारताचार्य बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? भारताचार्य बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा ये राणा सांगा के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, या पता ही होगा कि राणा सांगा और बाबर के बीच में ये एक युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या था? जो तो पानीपत का एक युद्ध हुआ था। पानीपत के बाद में कौन सा युद्ध हुआ था? तो कहिए कि खानवा का युद्ध। यही खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से बाबर ने यही खानवा के युद्ध में क्या बोला था? जिहाद का नारा दिया था। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था? तो खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, भेजा में घुस रहा है। आगे देखिए, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो कहता है जैनुल आवेदीन को कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है ना कि ये जो अकबर के जैसा काम करता था, मतलब कि सभी को एकदम धर्मनिरपेक्ष राज था। ये क्या था? राजा था। सभी, कोई धर्म को कोई दिक्कत नहीं करता था। अगर मुस्लिम है तो हिंदू को कोई परेशानी नहीं करता था। अपने जनता के लिए काफी अच्छे अच्छे काम भी किए थे। इसलिए इसे क्या बोला जाता है कि कश्मीर का क्या बोला जाता है? अकबर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा बारबोसा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बारबोसा, ये बारबोसा जो था ये कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। और ये पुर्तगाल का यात्री था तो किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आता है। ये कृष्णदेव राय के दरबार में आता है। तो क्या कृष्णदेव राय के दरबार में खाली बारबोसे आता है? हैं? तो नहीं। तो एक और व्यक्ति आता है, वो क्या होता है? डोमिंगो पायस। ठीक है, डोमिंगो पायस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है? ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट होता है? तो कहिए कि 1206 से स्टार्ट होता है, जो 1526 ईस्वी तक चलता है। इस पर कुल कितने वंश, कौन कौन वंश शासन करते हैं ये इतने साल के अंतर्गत में? पहला गुलाम वंश, फिर उसके बाद में खिलजी वंश, फिर उसके बाद में तुगलक वंश, फिर उसके बाद में सैयद वंश, फिर उसके बाद में लोदी वंश। कुल कितने वंश हुए? तब 5 गो वंश इस पर क्या करते हैं? शासन करते हैं इतने साल के अंदर में। ठीक है, और उसकी भाषा पूछा जा रहा है, तो भाषा क्या था? तो भाषा था फारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी?
अब देखिएगा गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म कब होता है, तो 1666 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो कहाँ होता है भाई, ये हमारी पटना में होता है, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या है, तो गुरु तेग बहादुर है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर है। इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था गुजरी देवी। तो पूछता है, ध्यान दीजिएगा, इनकी माता का नाम क्या था, तो गुजरी देवी, ठीक है। इनका बात हम करते हैं, तो इन्होंने एक प्रथा चलाया था, उस प्रथा का नाम क्या था, तो पाहुल प्रथा, ठीक है। फिर उसने 1699 ईस्वी में क्या किया था कि एक खालसा पंथ का स्थापना किया था, ठीक है। तो पूछेगा कि खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ था, तो 1699 ईस्वी में होता है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो थे, ये व्यक्ति को 1708 ईस्वी में कहाँ में, तो नांदेड़ स्थान है, ठीक है। ये नांदेड़ कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अब ये महाराष्ट्र में क्या होता है कि इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है, चाकू से गोद करके, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगले बढ़ते, आगे पे चलते। क्या बोला गया है कि चौथ और सर देशमुखी का संबंध किस शासक से था। देखिएगा चौथ जो था ना, अब देखिएगा चौथ के बारे में हम जानते हैं। चौथ जो था 1/4 कर लिया जाता था, और ये सरदेशमुख जो था 1/10 कर लिया जाता था। तो जो हम अगर किसी राज्य की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, तो उसके लिए 1/4 कर लिया जाता था, और जो अपने जो व्यक्ति होते थे उससे सरदेशमुख लिया जाता था। तो ये किसके शासनकाल में, तो ये शिवाजी के क्षेत्र में, यानी मराठा में, ठीक है। यानी हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, तुम बदले में हमको टैक्स दे दो, तो उसको चौथ बोलते थे, क्या, चौथ। और जो अपने क्षेत्र के व्यक्ति थे, तो इतना ज्यादा काहे को अपने लोगों को तंग करेंगे, ठीक है। 1/10 कर लगता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था। अब देखिएगा गुरुमुखी, गुरु का मतलब होता है गुरु, मुख मतलब मुखी, मुखी मतलब मुख, और लिपि तो समझ ही रहे हैं, लिखने के लिए। तो क्या था ना कि जो गुरु नानक है, सिख धर्म के स्थापना किए थे गुरु नानक। अब ये गुरु नानक के मुख से जो बातें लिखा गया निकला था, उसको लिख दिए, कौन लिख दिए, तो गुरु अंगद लिख दिए। अब गुरु अंगद लिख दिए, तो ठीक है, तब यही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कर दिए। तो कौन किए थे, गुरु अंगद किए थे, ठीक है, यानी सिख धर्म के दूसरे गुरु किए थे। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। नानक की बात कर लेते हैं, तो ये प्रथम गुरु हैं, सिख धर्म के स्थापना करते हैं। अमरदास की बात करते हैं, तो ये अमरदास तीसरे गुरु हैं, ठीक है। रामदास की बात करते हैं, तो ये चौथे गुरु हैं, ठीक है। अवंगत की बात करते हैं, तो ये दूसरे गुरु हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। ये यहीं तक था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना को ख्याल रखिए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन जरूर सफल होइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।